हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में जो हम मतलब कि संख्याओं के बारे में जाने थे, वास्तविक संख्याओं पे सक्रियताओं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे इसी यूनिट से, क्लास 10th से। तो उसमें हम लोग सीखे थे कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो आज के वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छा से जानते हैं, सीखते हैं और इसका उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करते हैं, जो कि 10वीं क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको अच्छा से समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या मतलब आप देख लीजिए, परिमेय संख्या का जो स्वरूप होगा वह ऐसा कुछ इस प्रकार से होगा कि पी बाई, इसमें क्यू कट के रूप में होता है, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, पी बटे बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू का मान क्या रखा जाएगा, तो 0 रखा जाएगा। तो इस रूप की जो भी संख्याएं होगी, जैसे मान लिया जाए कि 0 है, 1 2 3, कोई भी पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। जबकि मान लिया जाए, क्योंकि इसको हम बाई 1 लिख सकते हैं। ऐसे और बहुत सारी संख्याएं 1/2 या दशमलव की संख्या 0.4 लिखा हुआ है, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। ये सब 10वीं क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि परिमेय संख्या अगर 22/7 है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही है। या कोई संख्या अगर रिपीटेड होते हैं, इस पे तो हम रेकरिंग का यूज हम लोग करते हैं, वे सभी संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। कुछ संख्या ऐसे है जो रूट में लिखा गया हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि मान लिया जाए कि इस प्रकार से लिखा गया √4 है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 बराबर आपका ही 2 बन जाएगा। तो ऐसे इस फॉर्म में भी लिखा है, तो इसको हम ऐसे सिंबल करके आप कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो इस रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जबकि अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी बटे बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। इस रूप की संख्याएं नहीं होगी, तो वो सभी संख्याएं क्या इसमें कही जाएगी, अपरिमेय संख्या बोली जाती है। कि इस फॉर्म में अगर नहीं लिखी जाती है, जहां पे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कहेंगे, इसमें क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे मान लो कि कुछ इस प्रकार की संख्या अगर √2 लिखा हुआ है, √3 है, √5 है, √7 है, और ऐसे ही इससे एडेड संख्या जो जितनी सारी संख्या है वो सभी को हम क्या कहेंगे, 2 + √3 या 2√3 मल्टीपल हो गया, या माइनस में कोई संख्या आपका कि 2 - √3, या बटा में 1/√2 लिखा हुआ है, या पाई का जितने सारे मान है वो सभी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कुछ संख्याएं कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब कि आप इसको समझ सकते हैं। कुछ संख्या ऐसे हो सकती है, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे कह दिया जाए कि अगर कोई संख्या जारी हो, जैसे 0.1 है, 001 है, 0001 है, तो ये प्रत्येक बार के बीच में 0 की वृद्धि हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या के श्रेणी में ये सभी आती है। तो ये आपको समझ में आएगा। एक चीज आपको यहाँ पे रिमार्क करने की बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। इसमें क्या हो जाएंगी, अनंत संख्या है, और इसके बीच में भी अनंत संख्या आप लिख सकते हैं। दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होती है, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं इसमें होती है। तो ये परिमेय संख्या के बारे में आपका हो गया। तो ये इसमें यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो एक्सरसाइज का जो हम सब वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए इसमें इतना ही बताया जाएगा। तो आगे का भी जो यहाँ पे भाग हम लोग सीखेंगे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में लिखना, अर्थात इसके बारे में CF गॉस बताया था। तो उसे हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में यहाँ पे जानते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है, जिसे अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता हो, इस प्रकार से जब लिखा जाए तो इस लिखने का जो नियम बना, इसे हम अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहेंगे। इसके बारे में मैथमेटिशियन CF गॉस ने बताया था कि मतलब कि ऐसे, जैसे कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मान लिया जाए 64 कोई संख्या है, 64 कोई संख्या है, तो ये कैसी संख्या है, तो आपका हो गया भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, जैसे इसको हम अभाज्य संख्या है, तो इसे अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 32, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 2 से करेंगे तो 4, और फिर लिखता है 2 से यहाँ पे करेंगे तो 2। तो आपका 64 इक्वल टू क्या लिखेंगे कि
कि 2 के पावर लिखेंगे 6, तो ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या। और आपका जो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, अभाज्य संख्या के धनात्मक घात, अभाज्य संख्या के धनात्मक घात। तो कहा कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसे क्या कहेंगे, किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम कहेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इसी को कहा जाता है। जैसे कुछ और संख्या हम ले लेते हैं, मान लिया जाए आप ले लेते हैं यहाँ पे 65 लेते हैं, 65। तो इसमें हम लोग कितना करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो 5 से करेंगे, तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा। तो 65 इक्वल टू 5 के पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 13 के पावर 1। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो यहाँ से क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या के आधार पे, अभाज्य संख्या के आधार पे हम क्या कहेंगे, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में प्राप्त करेंगे और उसका लघुत्तम और महत्तम में निकालेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दिया गया है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा यहाँ पे कुछ संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। तो एक प्रश्न हम यहाँ पे ले रहे हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है, मतलब कि 156 यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया 156 का तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 156 एनसीईआरटी का एक प्रश्न है जिसको यहाँ पे हम लिए हैं और इसको हम लोग अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से हो जाएगा 7 दूना 14, 1 76 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6, 1 8 दूना 16। फिर 2 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19। कुछ इस प्रकार से आपका बन के आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं कि 156 इक्वल टू 2 के पावर में q और 19 के पावर 1। तो इस तरीके से हम इसको धनात्मक घातों के रूप में लिखे। लेते हैं 156, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और इसे अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से यहाँ से 7 दूना 14 और 1 8 दूना 16। फिर 2 से यहाँ पे भाग करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना होगा कि 3 दूना 6, 1 9 दूना 18 39। फिर 3 से करेंगे कि 13 3 39। तो 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने कि 3 के पावर 1 गुने कि 13 के पावर 1। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के सहायता से हम लघुत्तम और महत्तम भी ज्ञात करेंगे। तो एक प्रश्न वहां से भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको जैसे कि क्या कहा है कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ, 26 और 91 का, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 26 का गुणनखंड करके देख लीजिए। सबसे पहले 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 13। तो 26 बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 गुने 13, घात आपके 1 1 हुए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 91 का निकालेंगे तो 7 और यहाँ पे 13 कि 13 7 91। तो 91 बराबर क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। तो लघुत्तम के बारे में आपको क्या बताया था, लघुत्तम के बारे में बताया गया था कि जब भी कोई संख्या मतलब कि गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर ये इसका एलसीएम 26 और 91 का, कुछ इस प्रकार से संकेत के रूप में हम लोग लिखते थे, 26 और 91 का एलसीएम। तो सभी दी गई अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घातों का गुणनफल। तो यहाँ पे 2 के अधिकतम घात 2 है, 2 के अधिकतम घात 2 है और 7 का घात कितना है,
तो 7 का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 13 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 ही है। तो ये आपके लघुत्तम होगा, इसे आप गुना करके लघुत्तम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके जो मान आएंगे। और एचसीएफ के बारे में बताया गया था कि 26 और 91 का जब एचसीएफ प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे बताया गया था कि जितने सारे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, जितने सारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे उन संख्याओं में देखा जाए तो उभयनिष्ठ हो और न्यूनतम घातों का गुणनफल जो मिलता था उसी को हम लोग लेते थे। तो उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या है, तो 2 है तो इसमें नहीं है, 7 नहीं है तो यहाँ पे 13 है, तो आपका 13 ही एचसीएफ होगा। तो इस तरीके से आप लघुत्तम और महत्तम का वीडियो जो यदि आप नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न आप बना सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज में हम लोग आके देखेंगे कि एक्सरसाइज में सभी सवाल को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, अलग अलग एक्सरसाइज को। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।